यस मैम। ओके, तो हमने अभी तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? मैम, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अकाउंटिंग। यस, कि जो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, राइट? तो मुझे हाँ मैम। बताइए जरा रूल्स के नाम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। यस, तो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े और हमने साथ में कन्वेंशंस भी पढ़ी थी। कन्वेंशंस क्या होती है? एंड कन्वेंशंस मतलब जो जनरली फॉलो की जाती है राइट। बाय एवरीवन। हम्म, तो उसी तरह आपको स्टैंडर्ड पता है क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड स्टैंडर्ड? हाँ मैम, सुना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? नहीं पता। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, जैसे आप हो, तो आपने एग्जाम दिया, तो सपोज 100 मार्क्स का एग्जाम था, ओके, मैक्सिमम मार्क्स आर 100। आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन स्कोर 98। सो दिस इज द स्टैंडर्ड। आपने कितने स्कोर किए दैट वोंट मैटर, बट आपसे कितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं या कितना आपका फुल पोटेंशियल देके आप ला सकते हो, दैट इज द स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड? कि जब आप अपना फुल पोटेंशियल फुल फोकस दोगे तो आप कितने ला सकते हो, दैट्स द स्टैंडर्ड। ओके, तो अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होगा तो सब तो अपनी मर्जी के रूल्स फॉलो करेंगे, राइट? अगर मैं आपको ये ना बोलूं कि आपके स्टैंडर्ड मार्क्स 98 है, तो आप तो ये भी सोचोगे कि 20 आर ऑल्सो गुड, 30 आर ऑल्सो गुड, राइट? हाँ मैम। तो स्टैंडर्ड्स आर समथिंग जो एक बिजनेस को कॉम्पिटिटिव भी बनाते हैं और उनको समझाते हैं कि आप इतना कर सकते हो। तो ये यूजुअली रिटर्न फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म। रिटर्न फॉर्म में। दीज आर रिटर्न स्टेटमेंट्स। ये ओरल फॉर्म में हो सकते हैं? नो, दे मस्ट बी इन राइटिंग। ओके, दे आर रिटन स्टेटमेंट्स विच आर। अब देखो एक बात बताओ, क्या मैंने एक बार स्टैंडर्ड्स बना दिए तो क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकती? चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो विच आर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जब मुझे नीड लगेगी मैं उसको चेंजेस उसमें इजीली कर सकती हूँ। ओके, विच आर ओके। इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी। देखो मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमने कन्वेंशन पढ़े कि देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो ये बनाते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, राइट? यस तो मैम। उसी तरह ये स्टैंडर्ड्स कौन बताता है? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, यानी जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है इस फील्ड में। अब जो बंदा सपोज 50 ईयर से सेम फील्ड में काम कर रहा है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हमसे, राइट? हाँ मैम। तो उस बंदे की बात हमें ज्यादा अच्छे से सुननी चाहिए, या जो बंदा प्रॉपरली उस फील्ड में काम कर रहा है या उसमें पहले से काम वर्क कर रहा है, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी उस फील्ड में। तो वो यूनिफॉर्म रूल्स बनाते हैं। कौन से रूल्स बनाते हैं? इनफॉर्म सेट रूल्स। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ये रूल्स चेंज नहीं होंगे। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल याद है कि सबके लिए सेम होती है, उसी तरह याद रखना ये भी यूनिफॉर्म होते हैं, यानी सबके लिए सेम होते हैं। ओके, फॉर ओके मैम। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस काम के लिए बनाते हैं स्टैंडर्ड्स? ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी हो। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि देखो हमने एक पढ़ा था ना गोइंग कंसर्न। हाँ अब मैम। गोइंग कंसर्न में मुझे बिजनेस में अक्रूवल बेसिस भी फॉलो करना होता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मुझे इतने पैसे आने हैं आगे फ्यूचर में, या मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, राइट? यस मैम। अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि मैं गोइंग कंसर्न क्यों दिखाऊं, मैं कैश बेसिस पे दिखाऊंगा, राइट? तो कैश बेसिस पे ना बिजनेस का एक्चुअल हमें ये नहीं पता चलता कि बिजनेस में एक्चुअल कितना उस मंथ में या उस ईयर में एक्चुअल कितनी सेल्स हुई है, एक्चुअल क्या काम हुआ है। तो उस वजह से मोस्टली जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये एडवाइस करते हैं कि आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करो। ओके, ओके। तो अब अगर मैंने स्टैंडर्ड्स ही नहीं सेट किए तो लोग बोलेंगे ना कि हम जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, राइट? जैसे इसका एक एग्जांपल देखो आपको समझ आएगा। जैसे सपोज ये आपका बिजनेस है, ठीक है? आपको 2 लाख रुपीज है, आपने खाली बिजनेस में लिख दिया कि 2 लाख इनकम। ओके, वही ये बिजनेस किसी मिस्टर बी का है जिसने प्रॉपर लिखा कि 60,000 आई रिसीव्ड कैश
50,000 आई रिसीव फ्रॉम अ डेटर और बचे हुए 90,000 आई सोल्ड फर्नीचर। तो अब एक बात बताओ, मेरे को इनमें से किसके अकाउंट ज्यादा अच्छे लगेंगे? बी के। बी के। क्यों? क्योंकि इसने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाँ अगर मैम। मैं ये स्टैंडर्ड सेट ही ना करती तो क्या बी इतनी मेहनत करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं मैम। नहीं करता। तो इस वजह से स्टैंडर्ड्स आर नेसेसरी इन अ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस को बताते हैं कि आपको किस वे में प्रेजेंट करना है। क्योंकि बिजनेस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रख देगा, बट जो यूजर्स हैं उनको भी समझ आनी चाहिए ना, बिकॉज दे आर द अल्टीमेटली द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, राइट? यस मैम। इसकी एक बार डेफिनेशन लिखो। मैम लिखिए। लिख लिया? प्रॉपर नोट कर लिया आपने यहाँ तक पूरी? हाँ मैम। ओके। तो इसमें कोई डाउट आपको? नहीं मैम। अब इसकी नीड क्यों है, मुझे जरूरत क्यों है ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? सबसे पहले नीड फॉर एएस, इसको एएस बोलते हैं। तो इनकी नीड क्यों है ऐसी? क्या जरूरत है कि इनकी नीड होगी मुझे? सबसे पहली बात, दे हेल्प इन रिलायबिलिटी। अगर आप सही से सब कुछ प्रेजेंट करोगे तो मेरा आप पे भरोसा बनेगा, राइट? हाँ मैम। मुझे भरोसा होगा कि हाँ आपने सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो आपने कुछ गड़बड़ तो की नहीं होगी। क्योंकि अब एक बात है, अगर किसी बंदे ने कुछ गड़बड़ की होती तो वो पहले से डर रहा होता है, राइट? तो क्योंकि आपने कोई गड़बड़ नहीं की तो आप इसमें डरोगे नहीं। सेकेंड, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्मिटी का मतलब, अब जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा, मिस्टर ए ने अलग तरीके से प्रेजेंट किया, मिस्टर बी ने अलग तरीके से किया, राइट? हाँ मैम। अब क्या पता, एक मिनट मैं इसको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि मिस्टर ए ने जो दिखाया हमें, मिस्टर ए ने अपनी इनकम 2 लाख दिखाई, राइट? क्या पता मिस्टर ए की सेल्स इससे बेटर हुई हो, बट क्योंकि उसने प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया तो इस वजह से इन्वेस्टर तो बी में इन्वेस्ट करेगा अपने पैसे, राइट? हाँ मैम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या फायदा हुआ? एक तो ए को भी इसी फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा, राइट? तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मेरे को, अगर आप ऐसे फॉर्म में लिख के दो तो कंपेयर करना मुश्किल है, राइट? वहीं अगर हाँ। मैं यहाँ ए के साथ लिख दूं कि ए को 90,000 कैश आया, तो आप बताओ, आप इन दोनों फिगर्स को अब इजीली कंपेयर कर सकते हो, राइट? 90,000 कैश एंड 60,000 कैश, राइट? यस मैम। अब इजीली कंपेयर कर सकते हो कि ए को कैश ज्यादा आया, राइट? यानी ए की कैश सेल ज्यादा है। समझ आया ओके मैंने मैम। क्या कहा? हाँ। तो ये कंपैरिजन के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन मतलब होता है कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है कि आपको अपने अकाउंट इस फॉर्मेट पे बनाने हैं। तो अगर सारे एक ही फॉर्मेट पे बनाएंगे तो मेरे लिए उन कंपनीज को देखना भी आसान होगा। और अगर कोई बंदा, ये देखो आपके लिए भी फायदे का, जिसकी कंपनी है, अगर मुझे अपनी कंपनी के असेट्स किसी और की कंपनी के साथ मैच करने हैं तो मैं इजीली अमाउंट दे के मैच कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि दोनों का फॉर्मेट तो सेम है, यस मैम। राइट? इससे तीसरा फायदा क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब मुझे पता है कि आपने अपने बिजनेस में कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया और कहाँ से कितना पैसा आया, राइट? यस मैम। फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। जैसे अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को मुझे कंपेयर करने में बहुत फायदा मिलता है, राइट? जैसे मैं बोलूं कि ना मैं ऐसी फॉर्म में इन्वेस्ट करूंगी जिसके पास ना बहुत अच्छे असेट्स हो, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में, ठीक है? तो आपने मुझे बताया कि आर्यन की कंपनी के अंदर अप्रोक्स 2 लाख के असेट्स है, और वही मेरी कंपनी में खाली 1 लाख के असेट है। तो एक बात बताओ, जो बंदा असेट के बेसिस से करेगा उसको मैंने इजीली कंपैरिजन दे दिया, राइट? दैट हाँ आर्यन की मैम। कंपनी में 2 लाख है एंड मेरी कंपनी में 1 लाख है। तो वो ऑब्वियसली यही सोचेगा कि आपकी कंपनी में ज्यादा है तो मैं उसी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, राइट? तो यस ये मैम। 4 फीचर्स होते हैं कि हमें एएस की जरूरत क्यों है। पहला, रिलायबल, यानी भरोसा आ जाता है मुझे, क्योंकि आप सब कुछ उनके हिसाब से फॉलो कर रहे हो तो उनको भी भरोसा होगा ना कि हाँ ये सारी हमारी बातें फॉलो कर रहे हैं। यस मैम। सेकेंड इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्विवेलेंस, यानी कि सबका सेम फॉर्मेट होता है, जिस वजह से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंपेयर करना या उनकी ट्रांसपेरेंसी यानी उनको देखना या चेक करना भी आसान हो जाता है। अब देखो सबका सेम फॉर्मेट है, अगर किसी ने पैसों का लेन देन इधर उधर किया होगा तो वो भी मैं इजीली बता सकती हूँ, राइट?
क्योंकि टोटल हाँ एट द एंड मैच करना चाहिए, तो अगर उनका नहीं मैच करेगा मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ भी किया, राइट? हाँ मैम। इसलिए एक बार इसको नोट करो, ये इसकी नीड भी है और यही इसके बेनिफिट्स भी हैं। ओके, ओके मैम। I'm done. डन। ओके, अब एक चीज और याद रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हर देखो अकाउंट जो जो बिजनेस करेगा उसको प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही होगा, राइट? हाँ मैम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, यानी कि ये सबके लिए जरूरी है, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। बट एक जगह है जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो नहीं करते, कैस कर सकते हो? ऐसी कोई नेट। जगह है जहां पे प्रॉफिट या लॉस ना होता? एनजीओ का नाम सुने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? हाँ मैम। अच्छा, एनजीओ क्या करता है? सुना है मैम, नहीं करो। मैं बताती हूँ, देखो एनजीओ जो होते हैं ना, ये लोगों की हेल्प के लिए काम करते हैं, बट इनका मोटिव होता है कि इनका प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते ये, यानी ये ना इनको प्रॉफिट होता है ना इनको लॉस होता है। अब आप बोलोगे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है तो ये बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं? सो ये बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि लोगों की हेल्प कर सके, इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो उसको ये सरप्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कस। और जो कम होता है यानी अगर इनको लॉस जाता है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, यानी कम पड़ गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड नहीं यूज करते, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एनजीओ पे लागू नहीं होते। ओके, यानी इनको अपन इनका अकाउंट्स बनाने का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो एनजीओस पे ये बिल्कुल लागू नहीं होते, एनजीओस पे उनका एक्ट होता है, उस हिसाब से उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? इसको नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम सुना है? जीएसटी का नाम सुना आपने? हाँ मैम। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता क्या, इसके बारे में कुछ आइडिया? मैम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स। आपके पास नोटबुक है? हाँ। नोटबुक है कोई हाथ में? हाँ। हाँ मैम। जरा उसको पलटे, मतलब उसका बैक कवर और पेज खोले, हाँ। उस पे एमआरपी लिखी है? एमआरपी हाँ के लिखो। नीचे एक लाइन लिखी होगी, जरा पढ़िएगा। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वेरी गुड, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है। इसका ऑल टैक्सेस से यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? ऑल टैक्सेस। जीएसटी में अर्लियर पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स होते थे, अप्रोक्स 18-19 टैक्सेस होते थे। ठीक है, हर चीज पे 18-19 टैक्सेस भरने पड़ते थे। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो बहुत दुखड़ा काम है कि 18-19 टैक्सेस को संभालो, फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड करो। सो इन्होंने ये सारे टैक्सेस हटा के निकाला वन नेशन वन टैक्स। कौन सा? अगर हमारा एक देश है तो उसमें टैक्स भी कितने होने चाहिए? एक। तो उसका नाम क्या है हमारा वन नेशन वन टैक्स का? जीएसटी। वेरी गुड, दैट्स जीएसटी। ओके, ये जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे भी लगता है, अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो भी लगेगा, अगर आप कुछ सर्विसेज लेते हैं तो भी उस पे जीएसटी पे करना होता है। ओके, ये जीएसटी किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। किसके गवर्नमेंट पास? के पास। गवर्नमेंट के पास। अब ये गवर्नमेंट के पास जाता है, तो जैसे सपोज एक शॉपकीपर से आपने सामान खरीदा, ठीक है, जैसे कि आप, मैं बोलूँ कि मेरी नोटबुक के पीछे लिखे 110 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, राइट? तो हाँ सपोज मैम। इस नोटबुक का प्राइस 100 था और इस पे 10 रुपीज टैक्स लगा, ठीक है, इसका प्राइस था और ये टैक्स था, ठीक है। तो ये जो टैक्स का अमाउंट है ना,
ये आपने तो नोटबुक के पूरे 110 पे किए होंगे, राइट? हाँ मैम। तो ये जो 10 रुपीज अमाउंट है, ये बाद में मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगी। क्या करूंगी? डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ये सब पैसे किसके हैं? गवर्नमेंट की। हम खाली इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैसे हमें गवर्नमेंट को वापस देने पड़ते हैं। ओके। ओके मैम। दूसरा, ये बात समझो कि जीएसटी जो होता है, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। विच टाइप ऑफ टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब देखो, ये शॉपकीपर है, ओके, इसने आपको सेल किए, ये मिस्टर बी है, इसने आपको सेल किए एक नोटबुक, ओके। जब इसने नोटबुक खरीदी होगी 110 रुपीज की, तो इसको भी पूरे पैसे भरने पड़े होंगे, राइट? हाँ मैम। बट इसके कितने हैं इसमें से? 100। तो ये बाकी 10 रुपीज आपसे मांगता है कि आप, मैंने जो टैक्स भरा है, अब आप वो मुझे वापस दो। समझ आया? तो एक्चुअल में ये पेमेंट किसको करनी चाहिए थी? ए। बी को। हाँ। एक्चुअल में बी इसको को। करनी थी, बट करी किसने? आपने, राइट? हाँ। तो ये क्या इस टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया? हाँ। तो ये टैक्स, जो टैक्स मुझे उसको भरना था, वो उसने मुझसे भरवाया। दैट्स व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। अब आपको लगेगा कि उसका टैक्स मैंने भरा, ऐसे तो गलत बात हुई। तो ऐसी गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है। एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ टैक्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सब बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। जितनी इनकम आप कमाओगे, उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे, राइट? हाँ मैम। दैट्स डायरेक्ट टैक्स। बट अगर आप कोई सामान लेते हो, तो उसके ऊपर सामने वाले ने पहले से टैक्स पे किया होता है, तो उस टैक्स की पेमेंट को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके मैम। बट एक चीज जरूरी है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो आप सेल कर रहे हो, अगर आपको इस पे जीएसटी कलेक्ट करना है, तो आपको इसको बिजनेस के काम के लिए ही यूज करना है। किस काम के लिए? बिजनेस के काम के लिए। अगर मैं बोलूं मैंने घर की कुर्सी बेच दी और उस पे जीएसटी लगा दिया, दैट्स नॉट अलाउड, ओके। मुझे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर जीएसटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। एंड साथ में जीएसटी कलेक्ट करने का राइट उसी को होता है जो बिजनेस के काम के लिए उसको यूज कर रहा है, ओके। ओके मैम। देखिए जरा जीएसटी की रिफाइन। सबसे पहले, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड थिंग, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज used in course of business. Course means time of business, okay। कोर्स का मतलब क्या होता है? जब मैं बिजनेस कर रही हूँ, जो मैं उस टाइम पे यूज करूंगी। ओके मैम। थर्ड थिंग इज, जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? वन नेशन वन टैक्स। यानी अगर मेरा नेशन एक है, तो उसके अंदर टैक्स भी कितने लगने चाहिए? एक टैक्स। अब आप बोलोगे कि क्या खाली जीएसटी ही लगता है या और काइंड ऑफ टैक्स होते हैं? कुछ कुछ टैक्स होते हैं, जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोल पे एक डिफरेंट टैक्स लगता है जिसको वैट कहते हैं। जो मैंने अभी बताया था ना कि देयर आर 18-19 टैक्सेस जो जीएसटी ने हटा दिए, हाँ। वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। बट कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, खाली एक दो चीजें ऐसी ही हैं जिन पे नहीं लगता। वो मैं लिखवाऊंगी क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती है, ओके। चौथी चीज है, देखो, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। कौन सा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है, अब एक बात बताओ, सपोज आप रिसेंट कहाँ घूम के आए हो, आप ये बताओ, कोई भी जगह का नाम आउट ऑफ योर स्टेट। इंदौर। इंदौर, ओके। तो आपने इंदौर के अंदर सपोज आप गए, आपने एक होटल बुक किया, ओके। तो जो टैक्स आप इंदौर में अब आपको जीएसटी, आप कहाँ रहते हो? मैं गोवा। गोवा, ओके। यू स्टे इन गोवा बट यू पेड द टैक्स इन इंदौर, राइट? तो आपको वो टैक्स गोवा में ही भरना पड़ेगा या इंदौर जाके भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने होटल तो वहां लिया है? इंदौर में ही वो इंदौर कलेक्ट में। कर लिया।
हाँ, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज यूज की वहां टैक्स भरना पड़ेगा। ये चीज मैंने क्यों बोली, इसका मतलब समझो कि देखो जीएसटी आर ऑफ थ्री टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 types. सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी। वन मोर, सॉरी, आईजीएसटी ऑल्सो। मेन ये तीन होते हैं। हम यूजीएसटी को सीजीएसटी भी कहते हैं। ओके, ये एक ही चीज है। अब आप बोलोगे कि ये तीनों क्या है, सो सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। ओके, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब वो जीएसटी जो किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको मिलेगा? Central government. यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, जो मोदी वगैरह की सरकार है वो। स्टेट जीएसटी का मतलब होता है वो जो एक पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाता है। अब एक बात बताओ, आपने होटल कहाँ बुक किया था? इंदौर में, राइट? और आप पैसे हाँ, जाके गोवा की गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो बताओ वो इंदौर की गवर्नमेंट वाले तो लड़ाई करेंगे कि भाई आपने होटल यहाँ बुक किया, तो आपने पैसे आपने पैसे इंदौर में जाके क्यों दिए, राइट? हाँ तो मैम। इस वजह से इन्होंने एक रूल निकाला कि जहां आप सर्विसेज लोगे आपको पैसे वहीं भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये किसको पैसे भरेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ। हाँ, एसजीएसटी किसको देंगे? इंदौर की गवर्नमेंट को। बस ये देखना कि आपने वो सर्विस कौन सी जगह पे ली है, वो सामान कहाँ खरीदा है। समझ आया? हाँ मैम। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट होगा। एक बार मैं इनकी फुल फॉर्म देता हूँ, फिर एक एग्जांपल भी दूंगी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या? Integrated GST. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, है ना, बहुत अच्छे से समझाया। दिस अ पर्सन, ओके, ये दो पर्सन है, बी एंड सी, दिस इज ए ने बी, ए रहता है सपोज गोवा में, बी स्टेज इन इंदौर एंड सी स्टेज इन दिल्ली। ओके, थोड़ा एग्जांपल गड़बड़ जाएगा। सपोज सी स्टेज इन गोवा ओनली। ओके, तो अगर ए ने सी को गुड सेल किए, तो क्या ये दोनों एक ही स्टेट में रहते हैं? हाँ मैम। तो सी पे करेगा उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या पे करेगा? CGST, SGST. दोनों पे करेगा। ओके, बट ए ने अगर बी को गुड्स बेचे, तो वो उसको खाली आईजीएसटी पे करेगा। क्या पे करेगा? IGST. अब आप बोलोगे यार ये सेम स्टेट में बेचने का तो नुकसान है, क्योंकि मुझे दो दो टैक्स भरने पड़ेंगे, राइट? हाँ, सपोज आईजीएसटी में 18% पे अगर लेती हूँ, ठीक है, आपने जितने गुड्स खरीदे उस पर 18% टैक्स लगेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी खाली 9% लगता है। यानी टैक्स का अमाउंट सेम होता है, खाली उनके क्या अलग होते हैं ना। हाँ, अब आप बोलो कि टैक्स का अमाउंट सेम है तो आपने नाम क्यों अलग रखे, राइट? क्योंकि आईजीएसटी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे पैसे किसके होंगे? टैक्स के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो Central government. सीजीएसटी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, बट जो एसजीएसटी है ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब आपने सेम स्टेट में बेचा है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ना कि आप हमारे स्टेट में काम कर रहे हो, तो बदले में हमें भी कुछ पैसे दो। वी आर अर्निंग समथिंग, हमें भी बीच में इनकम चाहिए, राइट? हाँ मैम। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों केस में चार्ज करती ही करती है। बट अगर आप किसी ऐसे स्टेट में बेच रहे हो विद इन द सेम स्टेट, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट Okay ये मैम। पैसा कहाँ लगाती है? जैसे रोड्स वगैरह बनानी हो, पब्लिक क्लीनिंग करानी हो, या कोई भी काम हो, तो उन कामों के लिए गवर्नमेंट ये पैसे यूज कर सकती है। ओके, जैसे गवर्नमेंट हाँ मैम। स्कूल्स होते हैं, हाँ मैम। तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी इन्हीं पैसों से चलते हैं। तो ये सारे काम गवर्नमेंट इसी वजह से करती है। कुछ समझ आया जीएसटी क्या होता है? हाँ मैम। अभी इसको हम पूरा प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। आपने नोट किया था इनके हाँ नाम? मैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लिखेंगे कि जीएसटी के पहली बात तो एडवांटेज क्या है, कि मुझे जीएसटी क्यों ही भरना चाहिए, क्या फायदा होगा जीएसटी को लेके। सबसे पहली बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपका बिजनेस करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब आप बोलोगे टैक्स भरने से तो नुकसान हो रहा है, तो बिजनेस को आसानी कैसे होगी, राइट? हाँ, जो जीएसटी पे करते हैं हम लोग, ये लोग गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, जीएसटी पोर्टल, वहां पे शो होता है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपने किसको कितने का सामान बेचे, वहां पे आपके सारे बिल्स वगैरह सब कुछ शो होते हैं।
और जो बंदा जीएसटी बिजनेस में, देखो आप बिजनेस में सामान बेचते भी हो खरीदते भी हो, राइट? हाँ जैसे कि आपने जब सामान परचेज किया तो आपने सपोज 2000 का जीएसटी भरा, ठीक है, और आपने जब सेल्स की तो आपके पास आया 4000 का जीएसटी। तो कायदे से तो आपको गवर्नमेंट को पूरे 4000 देने चाहिए, राइट? हाँ बट गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आपने जो जीएसटी भरा है वो आप इसमें से माइनस कर दो और जितने पैसे एक्स्ट्रा होंगे खाली वो मुझे देना। तो जीएसटी हमें ये फायदा देता है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप गवर्नमेंट को कम पैसे में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप अपनी परचेजेस का फायदा ले सकते हो। समझ आया? हाँ नहीं। जैसे कि मैंने आपको 4000 रुपए देने थे, ठीक है, आपने पहले मुझे कभी 2000 रुपए उधार दिए तो आप बोलोगे कि मुझे खाली 2000 चाहिए, राइट? तो ये हाँ एक तरीके से, जब आप खाली देखो, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको खाली गवर्नमेंट को पे करना होता है, बट अगर आपने रजिस्टर किया हो तो आपकी इनकम भी आपके काम आती है। अंडरस्टूड? ओके मैम। थोड़ा टेक्निकल है, कुछ समझ आया इसमें आगे? मैम आप फिर से समझा सकते हैं? हाँ, फिर से समझा सकते हो। देखो, बिजनेस में क्या होता है कि सपोज आपने बोला गवर्नमेंट को कि मैंने तो 2000 रुपए जीएसटी में पे भी करे थे, राइट? जब मैंने कुछ सामान खरीदा होगा तब आप जीएसटी भरते हो, राइट, सामने वाले को। हाँ तो मतलब ये 2000 रुपये मेरा क्या हो गया, नुकसान, राइट? और मैंने लोगों से कितने कलेक्ट किए, 4000। तो ये कलेक्ट किए हुए क्या मुझे गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे पैसे? हाँ। नहीं देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, देखो, आप जितनी भी सेल्स करते हो ना बेटा, उससे जो जीएसटी आता है, अभी जीएसटी किसका पैसा है? गवर्नमेंट को। तो ये 4000 रुपये तो मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, राइट? हाँ बट मैंने भी तो 2000 रुपये भरे थे किसी को जीएसटी के, राइट? हाँ तो गवर्नमेंट आपको ऑफर देती है, मतलब फायदा देती है कि आपने जीएसटी के जितने भरे हैं आप वो पैसे मत देना, जो बच गए मुझे खाली वही दे दो। समझे? हाँ इट्स लाइक अ डिस्काउंट कूपन फॉर यू, कि आपने जितने जीएसटी के आगे पे किए हुए हैं उन पैसों को आप मत दो मुझे, जो बैलेंस बच गया खाली वही दे दो। कुछ समझ आया? हेलो? 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 अरे, हेलो? एम आई ऑडिबल? हाँ। आपकी शायद, आई थिंक सो नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो वेट कर रही थी। ये समझ आया मैंने जो अभी बोला एग्जांपल? एक बार दोबारा बोलना बेटा, आपकी आवाज कट रही है। मैम लास्ट आप का बोल रहे थे? लास्ट का ये समझ आया आपको? हाँ, वही लास्ट का समझा, वो लास्ट का सबसे ये लास्ट। 2000 वाला, कि गवर्नमेंट को हाँ मैंने 4000 रुपीज मैंने जब सेल की तो वो मुझे गवर्नमेंट को जमा करने थे, ठीक है। बट मैंने गवर्नमेंट को बोला कि जब मैंने परचेज की थी तो मैंने भी तो 2000 जीएसटी में पे किए थे, ऐसे तो मुझे पूरा 6000 का नुकसान होगा, राइट? हाँ मैम। तो ऐसे तो कोई बंदा रजिस्टर ही नहीं करेगा क्योंकि उसको परचेज के भी पैसे भरने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट एक ऑफर देती है कि अगर आपने जितने की परचेज किया आप वो वाला जीएसटी अमाउंट उसमें से माइनस करके खाली बैलेंस गवर्नमेंट को पे करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4000 वॉज बेटर और टू पेइंग 2000 इज बेटर? 2000। 2000 इस वजह से लोग जीएसटी लेते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे आप सामान बेचोगे तो उसके लिए खरीदोगे भी, सही, राइट? हाँ। तो वो सामान खरीदने के जो पैसे होते हैं वो आप जीएसटी में से माइनस कर सकते हो। ओके। ओके। सेकेंड थिंग इज, देखो, अब आप सब कुछ अगर गवर्नमेंट को बता रहे हो तो क्या आप इसमें टैक्स के पैसे बचा सकते हो? हाँ जैसे पहले क्या होता था, देखो, अगर आप कैश सेल्स करते हो तो मुझे तो नहीं पता ना आप कितनी सेल्स कर रहे हो कैश में, मुझे क्या पता, आप मेरे को कम सेल्स दिखा दो आपने ज्यादा की हो, राइट? हाँ जैसे कि ये पर्सन है,
इसने की 2 लाख की कैश से, और ऑनलाइन इसके पास खाली 1 लाख रुपए है। वही एक के पर्सन है जिसने ऑनलाइन कैश सेल्स की 1 लाख और ऑनलाइन की 2 लाख। देखो कैश सेल्स का ये रिकॉर्ड दिखाए ना दिखाए, ऑनलाइन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, राइट? इन्होंने कितने पैसे पे किए हैं, हाँ। राइट? तो ये तो बोलेगा कि मैंने तो हम दोनों ने पैसे तो बराबर सेल किए, टोटल में इसने भी 3 लाख की की, इसने भी 3 लाख की किया, राइट? हाँ मैम। बट टैक्स ये ज्यादा पे करेगा। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट से छुपा सकती हूँ, बट क्या मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट से छुपा सकती हूँ? नहीं। नहीं। तो इसको पूरे 2 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, इसको 1 लाख पे। तो अगली बार ये भी सोचेगा कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यों दिखाऊं, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा ही नहीं ऑनलाइन, तो मुझे टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स एविएशन यानी टैक्स का पैसा चोरी करने को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन जीएसटी का सिस्टम निकाला कि आप अगर जीएसटी भरोगे तो आप परचेज के बिल भी डालोगे, राइट? तो मुझे पता चल जाएगा आपने कितनी सेलिंग की है ना? हाँ। तो इस वजह से गवर्नमेंट अपना पूरा टैक्स भी आपसे वसूल कर पाएगी। समझ आया? हाँ मैम। पहले कितने टैक्स से आ रहे हैं? क्या मैम? पहले कितने टैक्स होते थे? 18 और 19। अब कितने हुए? एक। तो इससे टैक्स सिस्टम क्या सिस्टमैटिक हो गया? हाँ मैम। टैक्स सिस्टम बिकेम सिस्टमैटिक एंड क्लियर, यानी कि एक तो सिस्टमैटिक हो गया कि अब मुझे एक ही टैक्स के बारे में सोचना है तो मैं इसको ज्यादा बेटरली रिकॉर्ड करूंगी, और साथ में क्लियर भी हो गया। ओके, ओके मैम। एक बार इसको रीड करो और मुझे बताओ कोई डाउट हो आपको जीएसटी में। मुझे पता मैम है फर्स्ट जीएसटी बहुत, फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना है। ओके मैं बता दूँ। मुझे पता है जीएसटी में थोड़ा थोड़ा डाउट होगा अभी आपको, डोंट वरी, हम इसका ना प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी। ओके, तब बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ओके बेटा, फिर भी ओके आपको कोई मैम। डाउट है तो पूछो, जितना क्लियर करोगे उतना आगे पढ़ने में आसानी होगी। मैम स्टोर कर सकते हैं? यस, इस एग्जाम्पल को लिख लो पेपर में, याद रहेगा। मैम हो गया स्क्रॉल। मैम हो गया। हम्म, हो गया। हो गया? ओके, इसमें कोई डाउट? नहीं मैम। ओके, आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज आईएफआरएस। अब एक बात बताओ, इंडियन कंपनीज बाहर भी बहुत सारी कंपनीज खोलती हैं, राइट? हाँ मैम। तो अब उनको उन पे नजर रखने के लिए भी हमें कोई चाहिए, राइट, जो देख सके कि, अब एक बात बताओ, आपने ये बुक्स बनाई सपोज अपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, और आपने किसी फॉरेन पर्सन को दिखाई और उनका फॉर्मेट अलग है, क्या वो आपकी बुक्स एक्सेप्ट करेगा? सर रास्ता। जैसे कि सपोज इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम जो बाहर ना चले, जैसे इंडिया में लोग रेड लाइट पे क्रॉस कर लेते हैं, राइट, विदाउट एनी जेब्रा क्रॉसिंग, राइट? क्या फॉरेन हाँ में सिस्टम अलाउड है? मैम फिर से बोल सकते हैं? जैसे आपकी आपने आवाज जेब्रा क्रैक हो रही है। क्रॉसिंग, इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ मैम। आपने जेब्रा क्रॉसिंग सुनी? हाँ मैम। तो इंडिया में सिस्टम एग्जिस्ट करता है? हाँ मैम करते हैं। करता है, ओके, लोग फॉलो करते हैं? ज्यादा नहीं करते नहीं हैं। करते, राइट? सो क्या इंडिया में सिस्टम लोग फॉलो नहीं करते, क्या फॉरेन में लोग फॉलो करते हैं? हाँ मैम करते हैं। करते हैं। तो अगर मैं इंडिया के लोगों को ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँ तो वो क्या बोलेंगे कि तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, राइट? हाँ मैम। तो उसी तरह अगर मैं इंडिया के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इंडिया का ऐसा तरीका फॉरेन वालों को मैं बताऊं कि फॉरेन में कि आप जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो ना करो, तो वो क्या बोलेगा कि आप पागल हो, राइट? हाँ कि मैम। आपको तो पता ही नहीं है यहाँ के रूल्स। तो उसी तरह जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है ये भी मुझे फॉरेन के हिसाब से बनानी पड़ेंगी अगर मैं बाहर की कंट्री में काम कर रही हूँ। ओके, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मुझे कहाँ के हिसाब से बनानी पड़ेंगी? फॉरेन हिसाब से।
बट मुझे फॉरेन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन यूजर्स को भी ये समझ आए, तो ये तो बड़ी दिक्कत है, राइट। तो इसके लिए एक एजेंसी निकली जिसका नाम था IFRS। क्या नाम था उसका? IFRS। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यानी आपके इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वेरी गुड, बट फॉरेन कंट्री के अपने अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी वे डॉक्यूमेंट्स लिखने का अपना तरीका है। आपको उससे भी फॉलो करना पड़ेगा अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अंडरस्टूड? यस मैम। इसका मतलब समझ आया कि ये क्यों चाहिए मुझे मेन। हाँ। ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है IASB। कौन इशू करता है? IASB। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब देखो, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बेटा हम खुद नहीं बना पाते, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत लैक्स ऑफ कंट्री कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। कौन सा सिस्टम कौन सी कंपनी के लिए बेस्ट है। अब एक बात बताओ, शायद मैं रात को जाग के पढ़ सकूं, आप ना पढ़ सको, तो क्या हम दोनों की बॉडी सेम वर्क करेगी? नहीं मैम। नहीं ना। तो उसी तरह अकाउंटिंग सिस्टम हर कंपनी का अलग होता है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये चेक करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स हैं, IFRS हैं, ये क्या हर कंपनी के या हर जो भी बाहर जाना चाहते हैं उस पर लागू हो सकते हैं, और उसको किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। हाँ मैम। अब ये क्यों किए जाते हैं? ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सके, और क्लियर हो सके, और ट्रांसपेरेंट हो सके। क्या हो सके? Year of transfer। Yes, financial statement can be clear and transparent. For whom? किसके लिए ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए? फॉर फॉरेन, यूजर्स। फॉरेन के लिए। फॉरनर। यस, फॉरेन यूजर्स और फॉरनर्स वी कैन राइट, ताकि उनके लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, राइट। हाँ मैम। और इसका मीनिंग लिखो, फिर हम इसकी नीड्स पढ़ते हैं। नाम हो गया। ओके। ओके। अब देखो, आप एक बात बताओ, अगर आप फॉरेन कंट्री में अपने अकाउंट्स बढ़ाओगे तो इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है? क्या जरूरत पड़ गई हमें अपने अकाउंट्स को फॉरेन कंट्रीज को दिखाने के लिए? ताकि उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। यस। देखो, अगर मुझे अपनी कंपनी को किसी को बाहर दिखाना होगा तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगी ना कि मेरे जो असेट्स वगैरह है वो प्रॉपर वैल्यू पे है या नहीं, राइट। हाँ मैम। तो देखो, IFRS जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि आप चेक करोगे ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ असेट, कि आपकी बिल्डिंग अगर 1 लाख की है तो आप 1 लाख की दिखाओगे, उसको 1,05,000 भी नहीं दिखा सकते। अगर आपकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, आपके ऊपर केस हो सकता है। ओके। ओके मैम। ओके, सेकंड पॉइंट इज इजी एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अगर मैं IFRS वगैरह बनाऊंगी तो मैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल जितनी कंपनीज होंगी उनके साथ इजीली कंपैरिजन कर पाऊंगी, राइट। हाँ कंपैरिजन भी मैम। कर पाऊंगी और इजीली उनको दिखा भी सकती हूँ कि यस वी आर रेडी फॉर योर मार्केट। जब आप इन्वेस्ट करना चाहो आप हमारे अकाउंट चेक कर सकते हो, राइट। यस मैम। तो अब एक बात बताओ, कोई फॉरेन कंट्री आप में इन्वेस्ट करना चाहती है कंपनी, तो वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम होगी, तो उसके लिए तो आसानी होगी, राइट। हाँ मैम। और हमने IFRS में यही पढ़ा कि हम किस वे में बनाते हैं ताकि फॉरेन यूजर्स क्या कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, right? अंडरस्टैंड कर सके। हाँ हाँ। एंड लास्ट इज, देखो इसमें नो चांसेस फॉर फ्रॉड और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। नो तो नहीं कह सकते, लेस चांसेस होते हैं, मतलब जैसे कि अब एक बात बताओ, आपको पता है आपका डाटा इंटरनेशनल जा रहा है, राइट। हाँ। तो अगर आप फ्रॉड करोगे आपको दोनों गवर्नमेंट पकड़ेंगे। तो कोई फ्रॉड करना चाहेगा इस केस में? नहीं। और क्या कोई अपने अकाउंट्स गलत दिखाएगा इस केस में? नहीं दिखाएगी। नहीं दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें IFRS के हमें फायदे देती हैं। ओके, और इसको लिख लो। विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। चैप्टर कैसा लगा आपको? अच्छा था।
इसके नोट्स भी आज मैं आपको भेज दूंगी। ओके, ओके मैम। इस चैप्टर का टेस्ट आ जाना, आप मुझे वैसे कब देंगे? क्या मैम? इस चैप्टर का टेस्ट आप वैसे मुझे कब देंगे? सोचो सोचो, कोई बात नहीं, सोच लो। मैम वेडनेसडे। वेडनेसडे। हाँ। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क वन थिंग, दैट इंस्टेड ऑफ मंडे, क्या हम क्लास ट्यूसडे को अरेंज कर सकते हैं इस वीक में, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे? ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ मैम। कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं नहीं है? मैम। मैम मेरे को हम्म, कोई इशू तो नहीं होगा उसमें? मैम ट्यूसडे और वेडनेसडे कर सकता हूँ मैम। ओके, ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकते हैं। व्हाट अबाउट फ्राइडे? मैम तो कि फ्राइडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा। फ्राइडे अगर सुबह हो सकता है तो करूँगा मैम। सुबह लाइक एट व्हाट टाइम? सुबह मैम 8 कभी भी। AM? 8 AM। हम्म, ठीक है। ओके। अगर फ्राइडे ज्यादा तकलीफ होगी तो हम सैटरडे भी कर सकते हैं, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम वो मुझे पॉइंट्स लिखने दे। ओके ओके, आया वन। इज इट हाँ तो विजिबल ना? ट्यूसडे को टेस्ट कर सकते हैं मैम, ट्यूसडे। कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। हाँ मैम। मैम स्क्रॉल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम हो गया। ओके, इस चैप्टर को एक बार देखो और मुझे बताओ, कोई डाउट है तो। अ, और एक ना मैं आपको पीडीएफ और भेजूंगी, एक नोट्स की, और उसके साथ में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पहचानने की पीडीएफ होगी, कि हम किसी लाइन में कैसे पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा कन्वेंशन यूज हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, ये मैम। दो चीज आज मैं आपको सेंड करूंगी। ओके, मैम तो इन होमवर्क में दोनों 6 में, to 7 का डाउट है। हाँ वो मैंने आपको होमवर्क देखा था, आई विल चेक इट टुडे, एंड अगर पॉसिबल होगा आई विल कनेक्ट विद यू ऑन अ कॉल। मैम वरना ट्यूसडे को ही बता दो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैम।